यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जो हमें ये बताती है कि बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कितना स्टेबल है, यानी ये स्टेबिलिटी की मीज़र है। ये CFSE हमें किसके लिए बताना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए बताना है, जिसमें जो है d ऑर्बिटल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो इस कंडीशन के लिए CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर आंसर होगा D -0.6 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और हम जानते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, कि जब वीक फील्ड लिगेंड हो, यानी कि जब लिगेंड जो होता है सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ, जो सेंट्रल मेटल आयन को चारों तरफ से घेर के रखता है, वो लिगेंड क्या होता है, वीक होता है, तब क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी जब लिगेंड क्या होता है, वीक होता है, तो वो क्या करता है, d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाता है, उनके जोड़े नहीं बना पाता है। इस घटना को अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन डायग्राम से अगर समझें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एनर्जी जो है इस तरफ हमारी इंक्रीज़ हो रही है। ये स्टेट फर्स्ट जो है हमारी, ये क्या है, हमारी ग्राउंड स्टेट की कंडीशन है, यानी अभी सेंट्रल मेटल आयन के पास जो है लिगेंड नहीं आया है। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, कम है, यानी सेंट्रल मेटल आयन अभी आइसोलेटेड कंडीशन में है। हमारी थर्ड स्टेट को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो चुका है, स्प्लिटिंग हो चुकी है, यानी d ऑर्बिटल क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। यानी इस कंडीशन में क्या है, थर्ड स्टेट में सेंट्रल मेटल आयन से आकर लिगेंड क्या हो चुका है, जुड़ चुका है, और इसने सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स को ब्रेक कर दिया है। एक तो 3 ऑर्बिटल्स अलग जिनको T2G बोलते हैं हम, और 2 ऑर्बिटल्स अलग जिनको हम EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। यहाँ पर जो है लिगेंड से रिपील होकर सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स के जो है आखिरी के 2 ऑर्बिटल यानी EG ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो फील्ड है इतनी, ये क्या कहलाती है, लिगेंड फील्ड कहलाती है। और हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो फील्ड है ये एक काल्पनिक फील्ड है, जो एक इमेजिनेशन है, यानी ग्राउंड स्टेट से लेकर d ऑर्बिटल्स के स्प्लिट होने के बीच में एक जो कंडीशन है वो एक इमेजिन टाइप मान ली जाती है कि स्प्लिट होने के पहले, टूटने के पहले, अगर मान लो ग्राउंड स्टेट वाले d ऑर्बिटल्स के पास जैसे ही लिगेंड आता है तो क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन के इन ऑर्बिटल्स और लिगेंड के बीच में रिपल्शन होता है, जिससे क्या होता है, स्टेट 2 मान ली जाती है कि एनर्जी बढ़ती है रिपल्शन से, और स्टेट सेकंड आती है जस्ट स्प्लिट होने के पहले की, टूटने के पहले की। इस इमेजिनरी फील्ड के एनर्जी लेवल को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, जिसे हम बेरी सेंटर भी कहते हैं। अब स्प्लिट होने के बाद जो ऑर्बिटल इस बेरी सेंटर के ऊपर की तरफ जाएंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगी उसकी एनर्जी, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। और जो इस बेरी सेंटर के नीचे की ओर जाएंगे 0 से, उसको माइनस में मान लिया जाएगा, यानी उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, माइनस में होगी। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी यहाँ से यहाँ तक 0 से पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ रही है। तो ये जो फील्ड होती है हमारी, है ना, ये जो हाइपोथेटिकल फील्ड है, इसको हम आइसोट्रॉपिक फील्ड कहते हैं। आइसोट्रॉपिक फील्ड यानी इस कंडीशन तक जो है d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, यानी ये डी जनरेटेड होते हैं, पूरे d ऑर्बिटल्स यानी सेम एनर्जी वाले होते हैं। आइसोट्रॉपिक यानी सेम एनर्जी वाले d ऑर्बिटल्स।
तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो हम यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर देते हैं। हमारी सेकंड स्टेट ये भी क्या है, डीजेनरेटेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी इसी तरह से रहेंगे। अब यहाँ पर लिगेंड फील्ड में क्या हुआ, इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई और हम जानते हैं कि ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो लिगेंड क्या होगा, वीक होगा। तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि जो वीक लिगेंड होता है वो क्या करता है, डी ऑर्बिटल के इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाता है। तो लिगेंड फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भराते हैं, पहले हमारे रूल्स से, जो कम एनर्जी वाला T2G ऑर्बिटल होता है उसमें ये तीनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स T2G ऑर्बिटल्स भरा जाते हैं। अब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होने की वजह से ये बचा हुआ एक 4th इलेक्ट्रॉन है, ये इस Eg के इस पहले फर्स्ट ऑर्बिटल में आ जाता है। और जैसा कि हमने बताया था वीक लिगेंड है तो ये क्या कर पाता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पेयर नहीं कर पाता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये क्या करता, इस इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पर पेयर कर देता। अब हमें सारी कंडीशंस मिल चुकी है। T2G ऑर्बिटल्स में कितने हैं, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे Eg ऑर्बिटल्स में यहाँ पर भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमारे T2G इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं, और Eg इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। और हमारे पास पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक भी नहीं है, 0 है। तो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी का क्या फार्मूला है, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी क्या तय करती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को तय करती है। और हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड की एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो T2G जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी कम है ना, क्योंकि ये क्या हुआ, नीचे के एनर्जी लेवल में आए। और यहाँ पर जो Eg ऑर्बिटल्स हैं ये जो है ऊपर के हाई एनर्जी लेवल में गए, यानी T2G ऑर्बिटल्स में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतनी ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। यानी जिसके लिए CFAC जितना नेगेटिव आएगा उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यानी कॉम्प्लेक्स के बनने में जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, है ना, एनर्जी नेगेटिव में होगी, उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी जिसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी जितनी कम आएगी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। तो यहाँ पर CFAC का क्या फार्मूला हो जाएगा, हमारी जो है एनर्जी क्या है T2G ऑर्बिटल्स में नीचे की ओर -0.4 जो कि ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी है, इनटू क्या है हमारे इस एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं T2G ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स प्लस हमारे हाई एनर्जी वाले Eg ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, 0.6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ O ऑक्टाहेड्रल को डिनोट करता है और हमारा डेल्टा जो है स्प्लिटिंग एनर्जी को डिनोट करता है, इनटू हमारे Eg ऑर्बिटल्स के टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्लस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा CFAC के लिए फार्मूला है। अब यहाँ पर हम जो है हमारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम T2G इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे, Eg इलेक्ट्रॉन्स और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमारे T2G इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं, और हमारे Eg इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमारे Eg इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 1 है। और हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर कितने हैं, एक भी पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन का एक भी जोड़ा नहीं है, यानी ये हमारी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो है 0। अब इसको हल करने पर, इनको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1.2। इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, प्लस का 0.6 आ जाएगा। यहाँ पर ये टर्म 0 है, इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 1.2 में से 0.6 को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ
ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल। अब यहाँ पर अगर देखें तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है और प्लस वाली वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पर हमारे आंसर के सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, -0.6 आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।